जैकोबियंस का ये 8वां वीडियो, कंडीशन फॉर डिपेंडेंस का पहला। आप सभी का स्वागत है। जैकोबियन का ये आखिरी हिस्सा है, कंडीशन फॉर डिपेंडेंस एंड एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इट। इस हिस्से पर आकर के थोड़ी छात्रों को तकलीफ हो जाती है थ्योरम को समझने में। अगर हम n वेरिएबल्स वर्सेस n वेरिएबल्स का थ्योरम लिख दें और उसका प्रूफ लिख दें तो आपको एक बार में समझने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 वेरिएबल्स वर्सेस 2 वेरिएबल्स पहले उठा रहा हूँ, वही थ्योरम प्रूफ कर दे रहा हूँ। तो जो जड़ है, रूट है, वो आपके समझ में आ जाएगा। फिर थोड़ा सा और उसको हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, 3 वेरिएबल्स वर्सेस 3 वेरिएबल्स पे यही थ्योरम प्रूफ कर देंगे। तब तक आपके समझ में मैकेनिज्म बिल्कुल आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल्स करा देंगे और फिर लास्ट में हम n वेरिएबल्स वर्सेस n वेरिएबल्स यानी 2n वेरिएबल्स वाला थ्योरम प्रूफ करेंगे। फिर उसका हम प्रूफ जब लिखेंगे तो आपको बहुत ही नॉर्मल लगेगा। वैसे भी इस चैप्टर में मैंने जो भी आर्टिकल उठाया है पहले 2 वेरिएबल्स वर्सेस 2 वेरिएबल्स पर ही डिस्कस किया है, ताकि जड़ आपके समझ में आ जाए कि रूट में क्या है। तो आइए शुरू करें। इफ एंड ओनली इफ लगा है तो इसके प्रूफ के 2 पार्ट होंगे। आपका मन करे तो हेडिंग डाल लो फर्स्ट पार्ट, कन्वर्स पार्ट। मन करे तो हेडिंग डाल लो नेसेसरी पार्ट, सफिशिएंट पार्ट। और मन करे तो एक पार्ट पहले करो, जो बच जाए उसको कन्वर्स पार्ट हेडिंग डाल के कर दो। जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप प्रेजेंट करिए। लेट u1 u2 be dependent, then there must be a relation between u1 and u2। से मान लिया वो रिलेशन है कैपिटल F ऑफ u1 कामा u2 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं? देखो मान लो हमने लिख दिया a u1 प्लस b u2 इज इक्वल टू 0। इट इज लीनियर रिलेशन बिटवीन u1 एंड u2। तो आप बताओ ही देख करके u1 की वैल्यू u2 के रूप में आ जाएगी ना। यानी कि दिस implies that u1 is equal to minus b by a into u2। also it implies that u2 equal to minus a by b into u1। देखो इसे एक्सप्लिसिटली देख करके आप कह सकते हो u1 डिपेंड्स ऑन u2, और ये एक्सप्लिसिट प्रेजेंटेशन है ये बताने के लिए u2 डिपेंड्स ऑन u1। यानी 2 वेरिएबल u1 u2 डिपेंडेंट हैं अगर, तो उनके बीच में एक लीनियर रिलेशन जरूर होगा। ये आपने लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियर अलजेब्रा वगैरह में खूब पढ़ा है, आपको मालूम होना चाहिए। डिपेंडेंस होने का मतलब उनके बीच में एक लीनियर रिलेशन होना चाहिए। अब स्कीमेटिक कनेक्शन क्या है? कैपिटल F is a function of u1 and u2। u1 is a function of x1 and x2। u2 is also function of x1 and x2। हमेशा हम इस तरीके का स्कीमेटिक डायग्राम एक बना देते हैं कनेक्शन। इससे डेरिवेटिव लिखने में बड़ी आसानी रहती है। डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to x1 and x2 respectively, we get पहले f का डेरिवेटिव x1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो कैसे लिखोगे? डेल f अपॉन डेल u1, डेल u1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल f अपॉन डेल u2 अपॉन डेल x1। लिख डालो डेल f अपॉन डेल u1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल एफ अपॉन डेल u2
डेल u2 अपॉन डेल x1 इज इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड। अब x2 के रेस्पेक्ट में करना है तो इसी एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x1 लिखा है वहाँ x2 लिख दो। एंड डेल f अपॉन डेल u1 अपॉन डेल x2 प्लस डेल f अपॉन डेल u2 अपॉन डेल x2 इज इक्वल टू 0। देखो पहले कॉलम में डेल f अपॉन डेल u1 कॉमन है, दूसरे कॉलम में डेल f अपॉन डेल u2 कॉमन है, तो इन्हीं दोनों को हम एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेशन की टेक्निक होगी सिल्वेस्टर मेथड की। एलिमिनेटिंग डेल f अपॉन डेल u1 एंड डेल f अपॉन डेल u2 बाई सिल्वेस्टर्स मेथड। सिल्वेस्टर्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे मेरा पूरा एक प्लेलिस्ट है, 4 वीडियो हैं शायद इसमें, 4 या 5 वीडियोस हैं, वो प्लेलिस्ट आप देख डालिए। और अगर आप सिल्वेस्टर्स मेथड नहीं जानते हैं तो उसको भली भांति सीख लीजिए। वी गेट, क्या करते हैं इसमें, 2 कॉलम हैं 2 रोज हैं, 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इधर इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। पहले कॉलम में जो चीज़ कॉमन है उसको छोड़ के जो बच गया उसको लिखेंगे कॉलम वाइज। डेल u1 अपॉन डेल x1, उसके नीचे डेल u1 अपॉन डेल x2। दूसरे कॉलम में क्या कॉमन है, डेल f अपॉन डेल u2, इसको छोड़कर जो बच गया वो लिखेंगे डेल u2 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2। 2 कलर का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है ताकि देखने से लगे कि कॉलम वाइज हमने उतारा है। डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज करने से उसकी वैल्यू नहीं बदलती है, रोज और करस्पॉन्डिंग कॉलम्स को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं bदलती है। वही हम करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। ट्रांसपोजिंग द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट डेल u1 अपॉन डेल x1, पहले कॉलम को पहली रो बना दो, डेल u1 अपॉन डेल x2, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दो, डेल u2 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2 इक्वल्स टू 0। और जैकोबियन का जो डेफिनेशन हम शुरू से लेके चल रहे हैं उसके मुताबिक ये कुछ और नहीं, डेल u1 u2 अपॉन डेल x1 x2 है इक्वल्स टू 0। प्रूफ का एक पार्ट हो गया। कन्वर्स पार्ट, अब ये दिया हुआ है, सिद्ध करो कि u1 u2 डिपेंडेंट है। गिवन डेल u1 u2 अपॉन डेल x1 x2 इज इक्वल टू 0। वी हैव टू प्रूव दैट। u1 एंड u2 आर डिपेंडेंट, यानी इनके बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश हो जाए। शुरू में इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ना भी लिखा हो तो अंडरस्टूड है जैकोबियन पढ़ते समय। u1 इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2, u2 इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2। तो 4 रिलेशंस हो गए ना, u1 इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2, u2 इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2। 2 ही इक्वेशन बनेंगे ना, उन दोनों को हम इस रूप में लिख सकते हैं। समझो पहले, सॉरी पहले लिखो फिर समझाते हैं। क्लियरली द इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस कनेक्टिंग
4 variables, connecting 4 variables u1 comma u2 comma x1 comma x2 can be put into the form capital F1 of x1 x2 u1 is equal to 0 and capital F2 of x2 u1 u2 is equal to 0। नंबर 2, स्टूडेंट जब इस स्टेप पर आता है तब उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब इसको हम विजुअलाइज कराने चल रहे हैं, आपको फील कराने चल रहे हैं। यस, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ये काम साइड में मार्जिन लेकर के हम लिख दे रहे हैं। u1 इज ए फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, इसको हम यूँ लिख दे रहे हैं। u1 इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 नंबर फर्स्ट, ऐसा। u2 इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x1 x2, इसे हम ऐसे लिख दे रहे हैं u2 इक्वल टू b1 x1 प्लस b2 x2 नंबर 2। पहली बात, इक्वेशन 1 इज a relation of the form capital F1 of x1 comma x2 comma u1 is equal to 0। बताइए आप सहमत है कि नहीं? इक्वेशन 1 में कौन कौन है? x1 है, x2 है, u1 है, तो ऐसे लिख दिया तो क्या बुरा किया? ये तो आपको मालूम है कि अगर n वेरिएबल्स हैं, n इक्वेशंस होने चाहिए तभी वो सॉल्व होता है, यूनिक सोल्यूशन तभी आएगा। यानी कि 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशन होगा तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एलिमिनेशन के लिए एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो तो 2 इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना चाहते हो तो 3 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है तो 4 चाहिए। 4 क्यों चाहिए? क्योंकि 3 के माध्यम से तो उसको हल करोगे और चौथे में उठा कर रख दोगे। हम एक वेरिएबल को इन दोनों के बीच में एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, 2 इक्वेशंस चाहिए, 2 इक्वेशंस यहां पे हैं। एलिमिनेटिंग दूसरी बातचीत है। एलिमिनेटिंग x1 between first and second, we get a relation of the form। सोचो, इन दोनों के बीच में जब तुम x1 को एलिमिनेट कर दोगे तो क्या क्या बचेगा? x2 बचेगा, u1 बचेगा, u2 बचेगा। यानी कैपिटल F2 ऑफ x2 कामा u1 कामा u2 इज इक्वल टू 0। यही तो मैंने लिखा हुआ है क्लियरली। The equations connecting 4 variables, the equations connecting 4 variables u1 u2 x1 x2 can be put into the form। इस रूप में लिखे जा सकते हैं ना। कैपिटल F1 x1 x2 u1, देखो कैपिटल F2 x2 u1 u2। तो मैंने आप वो फांस निकाल दिया जो फांस आपको धंसा था। यहीं पर आकर के बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कैसे ऐसा हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है ना, तो हो सकने दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 2 में 2 इक्वेशंस लिखे हुए हैं और ये जो प्रेजेंटेशन है, फंक्शनल प्रेजेंटेशन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। 2 वेरिएबल्स वर्सेस 2 वेरिएबल्स के ये इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। ये जो F1 ऑफ दिस F2 ऑफ दिस है, तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे। आपको अगर आर्टिकल याद हो, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। फॉर दीज implicit functions we have
याद करें फार्मूला, -1 होल टू द पावर 2 डेल ऑफ F1 F2 अपॉन डेल ऑफ U1 U2 इंटू डेल ऑफ U1 U2 अपॉन डेल ऑफ X1 X2 इज इक्वल टू डेल ऑफ F1 F2 अपॉन डेल ऑफ X1 X2। आप चाहे तो यहाँ X1 X2 कर दें, तो यहाँ X1 X2, यहाँ U1 U2 आ जाएगा, यहाँ U1 U2 आ जाएगा ना। चूँकि हमको ये चीज़ दिया हुआ है इसलिए हमने ऐसा सेट करके लिखा कि वो चीज़ आ जाए। क्लियर भैया? चूँकि ये 0 के बराबर दिया हुआ है इसलिए इसमें 0 डाल दीजिए। इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू डेल ऑफ F1 F2 अपॉन डेल ऑफ X1 X2, दैट इज डिटर्मिनेंट। अगर फार्मूला डायरेक्ट याद हो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इम्प्लिसिट वाला, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि नहीं याद है आपको। डेल F1 अपॉन डेल X1, डेल F1 अपॉन डेल X2, डेल F2 अपॉन डेल X1, डेल F2 अपॉन डेल X2 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट F1 X1 का भी फंक्शन है, X2 का भी फंक्शन है, इसलिए डेल F1 अपॉन डेल X1 एग्जिस्ट करेगा तो डेल F1 अपॉन डेल X2 भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन F2 में X1 नहीं है, F2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ X1, देयरफॉर डेल F2 अपॉन डेल X1 विल बी 0 और डेल F2 अपॉन डेल X2 एग्जिस्ट करेगा। एक्सपेंड किया, डेल F1 अपॉन डेल X1 इज इक्वल टू 0 सॉरी इंटू डेल F2 अपॉन डेल X2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब दो एंटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो जब ढेर सारे वेरिएबल्स होते तो एक हम मान लेते कोई लेकिन दो ही है तो दोनों केस डिस्कस कर दो भाई। एक लाइन और बढ़ा दिया जाए ना, implies that डेल F1 अपॉन डेल X1 इक्वल्स टू 0 या डेल F2 अपॉन डेल X2 इक्वल्स टू 0 when डेल F1 अपॉन डेल X1 इक्वल्स टू 0। इन दिस केस अगर डेल F1 अपॉन डेल X1 0 है तो इसका मतलब F1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ X1, F1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ X1 एंड सो ये जो रिलेशन है आप कह रहे हो कि F1 X1 से इंडिपेंडेंट है, यानी F1 में X1 नहीं है, F1 X1 का फंक्शन नहीं है तो X1 हट जाएगा एंड सो कैपिटल F1 ऑफ X1 comma X2 comma U1 is equal to 0 will become capital F1 of X2 comma U1 is equal to 0. Thus we have, अब आपके पास ये दो इक्वेशंस बचे इस तरीके के, F1 of X2 U1 is equal to 0 and F2 of X2 U1 U2 is equal to 0। इन दोनों के बीच में हम एक वेरिएबल तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना भाई। एक वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए दो ही इक्वेशन तो चाहिए, दो हैं, तो आइए X2 को एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेटिंग X2 एलिमिनेटिंग X2 between these relations we get, जब X2 को एलिमिनेट कर दोगे तो जो मिलेगा उसमें क्या कौन कौन होगा, उसमें U1 होगा और U2 होगा। we get a relation between U1 and U2 हो गया। 10 अगर U1 U2 में रिलेशन प्राप्त हो गया तो U1 U2 इंडिपेंडेंट नहीं रहे, डिपेंडेंट हो गए। 10 U1 and U2 आर डिपेंडेंट। दूसरी संभावना
when del F2 upon del X2 is equal to 0, in this case F2 is independent of X2, F2 is independent of X2, ठीक है ना भाई। एंड सो ये जो रिलेशन है इसमें से X2 हट जाएगा, एंड सो द रिलेशन F2 of X2 comma U1 comma U2 is equal to 0 will become F2 of U1 comma U2 is equal to 0। और ये क्या चीज़ है? It indicates that there is a relation between U1 and U2 which infers that there is a relation between U1 and U2. Thus U1 and U2 are dependent. Thus U1 and U2 are dependent. तो ये थ्योरम के दोनों पार्ट्स के प्रूफ्स कंप्लीट हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर तनिक भी कसर रह गया है तो इस प्रूफ को आप 2 बार 3 बार पढ़िए, आराम से पढ़िए। और हमने एक भी स्टेप छोड़ा नहीं है जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत हो। काफ़ी असिस्ट किया है हमने प्रूफ को। अब इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल हम छोटा सा कर दें तो वीडियो की साइज भी ठीक हो जाएगी। Example number 1. Show that ax square plus 2hxy plus by square and capital A into x square plus 2 capital H into xy plus capital B into y square are independent unless A upon capital A is equal to H upon capital H is equal to B upon capital B। इसे देखें, let U is equal to ax square plus 2hxy plus by square and v is equal to capital A x square plus 2 capital H xy plus capital B y square। Let u and v be dependent। देन अभी जो थ्योरम पढ़ा हमने उसके मुताबिक डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज डिटर्मिनेंट डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0 implies that del u upon del x 2ax plus 2hy, del u upon del y 2hx plus 2by। अब देखो इस रिलेशन में क्या अंतर है, ए एच बी इसमें बड़े हो गए हैं, बस तो वही कर दो बिना देखे ऐसे।
कैपिटल ए एक्स प्लस 2 कैपिटल एच वाई 2 कैपिटल एच एक्स प्लस 2 कैपिटल बी वाई। पहली रो से 2 कॉमन ले लिया, दूसरी रो से 2 कॉमन ले लिया, उसको उठा के फेंक दिया राइट हैंड साइड 0 के पास। implies that ax प्लस एच वाई एक्सपेंड कर रहा है इनटू कैपिटल एच एक्स प्लस कैपिटल बी वाई माइनस कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल एच वाई इंटू एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए, देखो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कब कब आएंगे, दिस इंटू दिस करेंगे तब आएगा, कितना हो गया ए कैपिटल एच, और दिस इंटू दिस करेंगे तब आएगा माइनस कैपिटल ए और एच प्लस एक्स वाई के टर्म्स कब कब आएंगे, एक तो जब दिस इंटू दिस करोगे तब आएगा ए कैपिटल बी और तब आएगा प्लस एच एच, दिस इंटू दिस करोगे तब आएगा माइनस कैपिटल ए इंटू बी माइनस एच एच प्लस वाई स्क्वायर खोज लो एच बी एच कैपिटल बी माइनस बी कैपिटल एच। इसमें देखो ये कैंसिल हो गया, implies that a कैपिटल H माइनस कैपिटल ए एच इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए कैपिटल बी माइनस बी कैपिटल ए इंटू एक्स वाई प्लस, देखो कुछ छूट रहा ना इस स्टेप में, इक्वल्स टू 0 लिखना छूट गया, प्लस एच कैपिटल बी माइनस बी कैपिटल एच इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स वाई प्लस 0 वाई स्क्वायर। पॉलिनॉमियल है ना वो, पॉलिनॉमियल 0 के बराबर है, इसका मतलब हर कोफिशिएंट 0 होगा, 0 पॉलिनॉमियल के बराबर कर दिया। इम्प्लाइज दैट ए कैपिटल एच माइनस एच कैपिटल ए इज इक्वल टू 0, ए कैपिटल बी माइनस बी कैपिटल ए इज इक्वल टू 0, एच कैपिटल बी माइनस बी कैपिटल एच इज इक्वल टू 0। implies that a upon capital A is equal to h upon capital H comma a upon capital A is equal to b upon capital B comma h upon capital H is equal to b upon capital B। इन तीनों को मिला करके लिख दो। implies that a upon capital A is equal to h upon capital H is equal to b upon capital B। अब बात को लॉजिकली समझिए, आपने u और v को डिपेंडेंट मान लिया तो ये रिजल्ट निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि u और v इंडिपेंडेंट होंगे जब तक कि ऐसा ना हो, और ऐसा होते ही वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। अर्थ निकला कि नहीं बोलो? u और v इंडिपेंडेंट होंगे अनलेस a अपॉन a इज इक्वल टू h अपॉन h इज इक्वल टू b अपॉन b, और जब a अपॉन a इज इक्वल टू h अपॉन h इज इक्वल टू b अपॉन b हो जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। लास्ट में लिखिए हेंस u एंड v आर independent unless a upon capital A is equal to h upon capital H is equal to b upon capital B। ये इंग्लिश और हिंदी का चकल्ला समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये है कि u और v इंडिपेंडेंट हैं जब तक कि a अपॉन a इक्वल टू h अपॉन h इक्वल टू y अपॉन b ना हो जाए, क्योंकि a अपॉन a इक्वल टू h अपॉन h इक्वल टू b अपॉन b होते ही u और v डिपेंडेंट हो जाएंगे। इस वीडियो को कहीं पर रोक रहा हूँ, वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर दें। अगले वीडियो में हम 3 वेरिएबल्स वर्सेस 3 वेरिएबल्स थ्योरम का प्रूफ करेंगे। जाहिर सी बात है, वेरिएबल्स की संख्या बढ़ जाने से उसका प्रूफ थोड़ा भारी होगा, हो सकता है केवल प्रूफ हम पढ़ाएं एक वीडियो में और एग्जाम्पल्स हम दूसरे वीडियो में कराएं, जैसा देखेंगे।
थैंक यू।